यस। Okay. Hello, everybody. Hello, hello. It is the day 3 of CS Professional Secretarial Audit Due Diligence and Compliance Management. I hope you're doing great. उसको देखो कोई मतलब ही नहीं है. चल हाय. चलो ये थोड़े से टेक्निकल इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, बट बिफोर दैट वी हैव अ वेरी फेमस पर्सन जो हमारी बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद, असिस्टेंट से बात करने के बाद हमें फाइनली टाइम मिला है, बहुत सारे भाव खाने के बाद इसने अग्री किया है गाना गाने के लिए। तो बिफोर दीज ऑल ऑफ दीज टेक्निकल इश्यूज आर रिजॉल्व, हम लोग फटाफट से इनवाइट करते हैं जागृति माहेश्वरी को। लेट्स वेलकम जागृति। बन गया माहौल, आजा। चलो, तो मैं माइक, अगर आपको थोड़ा नीचे रखना है तो आप नीचे भी रख सकते हो थोड़ा। बहुत बढ़िया। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई किसी को नहीं सुनना तो सॉरी। देखो YouTube वाले बच्चे तो बंद कर देंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है। चलो, यस। ओके। आपका अरमां, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हाँ। अभी गा रही हो तुम, तालियां क्या बजा रहे हो? यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे नाहें भरा कीजिए। खत्म। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपकी बारी। ये डील ही नहीं हुई थी हमने। ये मैं YouTube वाली जनता से पूछना चाहती हूँ कि जो हमने 2 मिनट का एंटरटेनमेंट दिया, ये कैसा लगा? हाँ, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया जागृति। देखो, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन तो है तुम्हारे पास। तो इन केस कभी CS करने का मन ना करे तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं मोहसिन भैया का। मेरे हिसाब से वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बाकी कोई बने नहीं बने। यस, कहाँ रह गए हो आप? हाँ जी। अच्छा, डीडी स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी यूट्यूब पे बच्चे सबको बता देना चाहती हूँ। वैसे तो मैं अभी पोस्ट कर दूंगी, बट 2 दिन के लिए 11 AM टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल बी टेकिंग ड्राफ्टिंग ऑनलाइन लाइव सेशंस। ठीक है, तो उसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि ड्राफ्टिंग कैसे पढ़ना है, क्या होता है, कितने ड्राफ्ट्स होते हैं, 1 करोड़ ड्राफ्ट्स होते हैं जिसको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसमें कैसे 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 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर पाओगे, ऑल ऑफ दैट विल बी स्टार्टिंग। ठीक है, तो 2 दिन के लिए कल और परसों हम लोग ड्राफ्टिंग के लिए मिलेंगे 11 बजे 11 AM। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सब्जेक्ट है अपना, जो DD सेक्रेटरियल ऑडिट, ये हम लोगों का ग्रुप 2 में सब्जेक्ट है, राइट? अब ग्रुप 2 में बाकी 2 सब्जेक्ट्स है, विच इज CRI एंड RCD, राइट? CRI एंड RCD। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स में CRI इज कंपेरेटिवली स्लाइटली डिफिकल्ट, RCD इज कंपेरेटिवली इजी। उन दोनों के बीच का सब्जेक्ट है DD, राइट? तो हमें उसी तरह से इसकी मेहनत करनी है कि वो दोनों सब्जेक्ट को कॉम्पनसेट कर दे।
ठीक है। तो डीडी में जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी अभी जो अटेम्प्ट हुआ उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने अगर कोई चीज पर क्वेश्चन रेज किया है वो है कि मैम डीडी याद नहीं रहता है, और उसका मैंने सबको एक ही जवाब दिया है, मल्टीपल रिविजन इज द की। जितनी बार याद करोगे उतनी बार आपको, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको याद रहेगा। ठीक है। सो इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, जितनी बार पढ़ोगे, जब एक ही चीज बार बार पढ़ते हो, 2 की टेबल बार बार याद रहती, पढ़िए तो याद रहती है ना, रहती है। 17 की टेबल पूछूंगी तो याद रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि 17 की टेबल बार बार नहीं पढ़ी। दैट्स द केस। ठीक है। अब मोहसिन भैया चूंकि सेलिब्रिटी आ चुके हैं हमारे बीच में, ठीक है, तो मोहसिन भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। ठीक है। मैं YouTube वाली जनता से सिर्फ 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम चाहती हूँ। 5 मिनट के बाद हम लोग अपना सब्जेक्ट चालू करेंगे। ठीक है। 5 मिनट तक आप लोग रुको, पानी वानी पीना है पानी पी लो। यस गाइस, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, चलो भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं। डीडी विच इज सेक्रेटरी ऑडिट ड्यू डिलिजेंस कंप्लायंस मैनेजमेंट, पॉपुलरली नोन एज डीडी। पॉपुलर तो नहीं, हमने बनाया है। चलो, सो अभी कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले तो फटाफट से वो डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से जोरदार तरीके से वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? कल क्या पढ़ा था हमने? चार्ट पढ़ा था, टूल पढ़ा था, कंप्लायंस मैनेजमेंट पढ़ा था, फ्रेमवर्क पढ़ा था, आलू पढ़ा था। नाउ यूर टॉकिंग। तो कल जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट ही की थी, बिल्कुल पहला ही दिन क्या था, तो हम लोगों ने सेक्शन ए पार्ट ए समझा था क्या है भाई। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लायंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम एक आलू होता है। ठीक है, ये आलू हमने इस तरह से बनाया था। ये आलू होता है और आलू के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आलू का नाम सीएमएस है, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है। सबसे पहला पार्टिकल हमने कौन सा पढ़ा था? कंप्लायंस रिस्क। जब तक रिस्क है तब तक इश्क है, लेकिन यहां पर इश्क नहीं है, यहां पर कंप्लायंस रिस्क आएगी तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम मतलब कौन? कंपनी सेक्रेटरी वर्किंग इन दैट कंपनी। ठीक है। तो सीएस वर्किंग इन दैट कंपनी और द कंप्लायंस मैनेजर वर्किंग इन दैट कंपनी, वो क्या करता है? वो कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई करता है कि भाई क्या क्या रिस्क है। अब ये कंप्लायंस रिस्क क्या होती है? रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो अगर हमने नॉन कंप्लायंस किए हैं तो फिर हमारे ऊपर क्या आ जाएगी? कंप्लायंस रिस्क। अब रिस्क आ गई तो बैठ तो नहीं सकता है, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। अब हम क्या करेंगे? अब हम उसके बाद उसके बेसिस पर बनाएंगे एक प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब क्या? सीरीज ऑफ स्टेप्स। अभी सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या है? हम ऐसी चीजें पता करेंगे कि अब हम ऐसी क्या पॉलिसीज बना सकते हैं कि इस रिस्क को कम कर सके। मैंने कल एक बहुत ही बड़ी और प्यारी बात बताई थी कि रिस्क कभी भी एलिमिनेट नहीं होती है, रिस्क हमेशा मिटिगेट होती है। ठीक है। तो वी विल बेसिकली मेक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सो दैट वी कैन मिटिगेट द रिस्क। अब प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बनाने के बाद हम करेंगे ऑडिट। क्या करेंगे? ऑडिट नहीं, ऑडिट। क्या करेंगे? ऑडिट। ठीक है, तो अब हम ऑडिट करेंगे। अच्छा, ऑडिट कौन करेगा भाई? ऑडिट करेगा पीसीएस। पीसीएस का करना कंपलसरी है क्या?
नहीं, कोई भी कर सकता है। सजेस्टेड किसका है? पीसीएस का। ये करने के बाद हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग। कौन किसको रिपोर्ट करेगा? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। कंप्लायंस मैनेजर रिपोर्ट करेगा बीओडी को। बीओडी को क्यों रिपोर्ट करेगा? क्योंकि बीओडी का गला पकड़ रखा है किसने? शेयर होल्डर्स ने। बहुत बढ़िया। रिपोर्टिंग करने के बाद उसके बेसिस पर हम क्या निकालेंगे? सोल्यूशन। ये 5 चीजें किसके अंदर कवर होती है? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम में। क्लियर है? बहुत अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लायंस फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क गाइस? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। एक होता है चार्ट, एक होता है एडवाइजरी और एक होता है स्कोर कार्ड। चार्ट में क्या आता है? ऑब्लिगेशन। बहुत ही बढ़िया। तो ऑब्लिगेशंस के हमें क्या क्या कंप्लायंस करना है? अच्छा, लॉज जो होते हैं वो नीचे से ऊपर तक कैसे कैसे लॉज होते हैं? लोकल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इतने सारे लॉज की एप्लीकेबिलिटी चेक करना, ऑब्लिगेशंस असाइन करना, कंप्लायंस ओनर को उसका काम बांटना, ये सब हम चार्ट में करेंगे। उसके बाद वो जो चार्ट में हमने ऑब्लिगेशन डिसाइड की है उसका पूरा स्कोर कार्ड, उसका पूरा स्कोर वो हुआ या नहीं हुआ है, वो किस में पता चलेगा? स्कोर कार्ड में। तो फॉर एग्जांपल MGT 14 अगर चार्ट में लिखा है कि भाई ये हमारा कंप्लायंस है, तो हो गया है तो हम उसको टिक लगाएंगे, नहीं हुआ है तो हम उसको क्रॉस करेंगे। अब बीच में ये बीच की जनता क्या करेगी? पोहे जलेबी तो खाएगी, लेकिन साथ में चार्ट और स्कोर कार्ड पे टक 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 ये करेगी। मतलब क्या? मतलब चार्ट और स्कोर कार्ड को दिल कीप ऑन कंपेयरिंग, दिल कॉन्स्टेंटली कंपेयर कि भाई जो चार्ट में ऑब्लिगेशंस थे वो स्कोर कार्ड में नजर आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं नजर आ रहे तो वो क्या करेंगे? कंप्लायंस ओनर को पकड़ेंगे। ओनर मतलब जो कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कल ही देख लिया था कि सिर्फ CS कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अरे भाई साहब, वो तो डिपेंड करेगा ना कंप्लायंस कैसा है। लेबर लॉ के मेजर कंप्लायंस के लिए HR डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। करेक्ट है, ठीक है। फैक्ट्री लॉस के मेजर कंप्लायंसेस के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो डिपेंड करता है कंप्लायंस टू कंप्लायंस। क्लियर है? वेरी सिंपल। अब अगर मैं तो पता है एक वो आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था रेनो टाइड का, जिसमें से आई थिंक रिन ने टाइड का मजाक उड़ाया था। याद हो? वो जो नहीं आता एकदम ऐसे कोई खड़ा और एकदम से साफ करके चला जाता है और पूरा वाइट हो जाता है वो, है ना? तो वो वाला जो था उसमें रेनो टाइड में किसी एक ने दूसरे का मजाक उड़ाया था और सामने वाले ने डिफेमेशन का केस कर दिया था, मानहानि का दावा, डिफेमेशन, ठीक है, वो कर दिया था। तो अब ये किसको ध्यान रखना चाहिए था? वायलेशन किसने किया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो CS का गला पकड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मैम। तो हर चीज में CS को मत बोलो। CS मम्मी नहीं है कि घर पे कोई कुछ भी गलत हो मम्मी को जाके बोल दिया। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवाइजरी। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि कंप्लायंस चार्ट जब भी हम बनाते हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने अगर देखा होगा तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर चार्ट सही बना तो स्कोर कार्ड से सही रिजल्ट्स मिलेंगे और एडवाइजरी भी सही तरह से कंपेयर कर पाएगी। चार्ट गलत बना तो ऑब्लिगेशन ही गलत बटे जाएंगे, ऑब्लिगेशन ही गलत तरीके से असाइन किए जाएंगे, गलत कंप्लायंस ओनर को काम चला जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस will cause confusion, will cause ambiguity। इसलिए चार्ट बड़ी सही तरीके से बनना चाहिए। इसलिए हमने पढ़ा था चार्ट बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉस, ठीक है। दूसरा रिस्क असेसमेंट, क्या हमें रिस्क, क्या हमारी कंपनी में कंप्लायंस रिस्क कैसी है, ठीक है। क्रिटिकल रिस्क है, बहुत तेज रिस्क है, हाई रिस्क है, मीडियम है या फिर लो रिस्क है। तो किस तरह की रिस्क हमारी कंपनी में है। ये करने के बाद रिस्क मिटिगेट कैसे करनी है। भाई वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है ना कि आप मिटिगेट कैसे कर सकते हो। कुछ कंपनीज इनका बजट बहुत ही तेज है, जैसे कि रिलायंस। एक ही साल में उन्होंने 7-7 हजार करोड़ की एक शादी की, मतलब दोनों शादी मिलाकर 7,000 करोड़ की। उसके बाद जियो भी लॉन्च कर दिया, वो भी फ्री में। इतना पैसा जियो के, रिलायंस के पास ही है। आ रही बात समझ में? अरे भाई कंपनी से पैसा गया होगा ना, उसने अपने जेब से दिया नहीं होगा, है ना। और कंपनी में पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर्स के पैसे से किसकी शादी हुई है? ईशा अंबानी की।
आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, द पॉइंट इज कि रिस्क मिटिगेशन का तरीका तो बहुत आसान होता है, पर आप वो यूज कर सकते हो कि नहीं। एक तरीका होता है कि लॉस को एब्जॉर्ब कर लेना, हाँ भाई हम लॉस झेल लेंगे। एक तरीका होता है लॉस को ट्रांसफर करना, जैसे वोडाफोन आइडिया ने किया। भाई हम अकेला लॉस झेल नहीं पाते तो हमने क्या किया, मर्जर कर लिया, लॉस को बांट लिया। तो मिटिगेशन के तरीके बहुत सारे होते हैं, इट्स अप टू यू, आपके लिए क्या फीजेबल है वो हमें इसमें ढूंढना है। उसके बाद कंप्लायंस मॉनिटरिंग करना है, तो चार्ट में हम डिसाइड करेंगे कि हम मॉनिटर कैसे करेंगे, और चार्ट में हम डिसाइड करेंगे कि रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी। इनफैक्ट इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि देयर इज अ सेपरेट प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस रिपोर्टिंग, CCR जिसको हम बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। क्लियर है तो बोलो, जोर से बोलो। हाँ चलो, पूर्वा वहीं बैठे बैठे मस्त गया जागृति करी कि भाई कोई किसी और ने बोला नहीं बोला, मैं बोल देती हूँ। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। चलो अब हम पहले कंटेंट्स ऑफ कंप्लायंस चार्ट पढ़ेंगे। अभी हमने पहले क्या पढ़ा कि चार्ट बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली चार्ट में आता क्या क्या है। मतलब अगर हम वो पूरा से चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आता क्या क्या है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है वी रेफर टू द की कंप्लायंस लॉज। तो जो भी लॉज हम पर एप्लीकेबल है हम उसको डायरेक्टली रेफर करेंगे। रेफर मतलब डायरेक्टली मेंशन कर देंगे भाई हम पे ये लॉज एप्लीकेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव तो याद है कि भूल गए अभी से? याद है ना? नाम बताओ वो लॉज जो आप लोगों ने पढ़े एग्जीक्यूटिव में। ऐसे लेबर लॉ मत बोल दो तो तुम्हारे तो 5 ही लॉ जाएंगे। फिर मुझे एक्ट के हिसाब से बताओ। सेबी, RTI, RBI एक्ट, CPC, CRPC, IBC, आर्बिट्रेशन, टेक ओवर, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प, पार्टनरशिप, कंपटीशन, डिपॉजिटरी, IT एक्ट, हाँ IT एक्ट 2000, हाँ, और SCRA, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट को तुम भूल ही गए, बोल दिया कंपनीज एक्ट। और देखो मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, तुम SM का नाम नहीं ले रहे हो तो। हाँ फेमा, फेरा नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, FCRA पढ़ा, हाँ FDI, ठीक है, ODI, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, स्पेसिफिक रिलीफ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बेनामी, रेरा भी पढ़ा होगा ना, टोपा, क्या बढ़िया, टोपा, सोगा, रेरा, मतलब हाँ। तो ये जो पढ़े ना वही तो आपको चार्ट में लिखना है। पढ़ के आए हो ना, अब तो बना लोगे चार्ट। चार्ट में कम से कम लॉस तो लिख ही लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, नाम लिखने हैं किसके, जो एक्ट्स एप्लीकेबल है। नाउ जो मैं बोलने जा रही ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि जो एक्ट्स तुमने पढ़े वो सब कंपनी पर एप्लीकेबल हो। तुमने तो सब कुछ ही पढ़ा ना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हें कौन सी कंपनी में आगे जाके काम करना है। तो जो कंपनी फालतू में मनी लॉन्ड्रिंग लगा रहे हो, जो ब्लैक से व्हाइट कर ही नहीं रहे, राइट। द पॉइंट इज इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, एंड अकॉर्डिंगली दोज एक्ट्स विल बी पुट इन द कंप्लायंस चार्ट। दूसरा, अब हमें लिखने कंसाइज स्टेटमेंट्स। कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, काम बनती बात, टू द पॉइंट, जितना काम हो उतना लिखना। अब किस चीज के स्टेटमेंट्स लिखने हैं, अबाउट द रेलेवेंट इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। इंटरनल ऑब्लिगेशंस क्यों बोला है मैम, एक्सटर्नल तो समझ में आ गया। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस जो भी हमें करना होता है, जैसे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, बोर्ड रिपोर्ट सबमिट करनी है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस हो गए। इंटरनल क्या होता है, आर्टिकल्स, बहुत ही बढ़िया, आर्टिकल्स, इंटरनल ऑब्लिगेशंस, ये तो हो गए। आपको बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है, करेक्ट है। 2 तरीके बोर्ड मीटिंग करने के, एक तो ये कि आप बकायदा नोटिस भेजो, एजेंडा भेजो, 7 दिन पहले बोर्ड मीटिंग करो, नोट्स एंड एजेंडा वगैरह सब भेज के बोर्ड मीटिंग करो, अटेंडेंस शीट भरवाओ, 15 दिन बाद मिनट्स बनाओ, 30 दिन बाद मिनट्स को मिनट बुक में लगा दो। ये होता है एक तरीका मीटिंग करने का। दूसरा तरीका है मीटिंग की डेट डिसाइड करो, उसके 7 दिन पहले का नोटिस बना लो, एजेंडा बना लो, 7 दिन बाद दिखा दो कि मीटिंग करी, 15 दिन बाद मिनट सर्कुलेट करने का दिखा दो कि हमने मिनट सर्कुलेट किया, और 30 दिन बाद मिनट
अपने लैपटॉप पे बना के और उसको लगा दिया, जिसको हम बोलते हैं पेपर मीटिंग्स। हम क्या बोलते हैं उसको? पेपर मीटिंग्स। ठीक है, द पॉइंट इज कि आप कैसी भी मीटिंग करो, आपको करनी कैसी चाहिए? पहला वाला तरीका आ रही के बाद समझ में? प्रॉपर मीटिंग, ड्यूली कन्वीन्ड मीटिंग जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है? सो व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू इज कि आपने एक बार एक्ट्स लिख लिए पहला, दूसरा आपको ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने बकायदा कि आपको ये करना है, आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, और आप मतलब कंप्लायंस ओनर, तो वी विल फिगर आउट, वी विल एक्चुअली राइट द नेम ऑफ द कंप्लायंस ओनर कि सीएस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, तो असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी इज गोइंग टू prepare a report of board, submit it to the board, and then board is going to approve such report. तो ये हमने एक स्टेटमेंट बकायदा लिख दिया है कि कौन सा बंदा क्या काम करने वाला है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑब्लिगेशन। आया क्या समझ? बहुत जोर से कि थोड़ा थोड़ा तुम दोनों को समझ में आ रहा है? थोड़ा आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आप भी नहीं आई हो आज पहले से ही ना, तो हाँ क्यों बोल रहे हो? चलो, उसके बाद तीसरा, अभी तो मैंने बताया था कि रिस्क के लेवल अलग अलग हो सकता है, तो आइडेंटिफाई करो और बाकायदा चार्ट में लिखो कि हमारे ऊपर कौन सी एरिया में कौन सी रिस्क है। एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। हमारा जो ऑफिस है वहां पर जो पैंट्री होती है, जहां पर खाना वाना बनता है ऑफिस में, कैंटीन पैंट्री जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वहां पर सीसीटीवी नहीं है पूरे ऑफिस में, बस वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो अगर किसी ने कुछ गलत काम किया, ब्राइब एक्सचेंज करनी हो, ठीक है, हैरेसमेंट करना हो, तो वहां जाके कर सकते हैं। तो ये रिस्क है कि नहीं है? और रिस्क हुई, रिस्क आई कंपनी पर, तो ये तो रिस्क मीडियम में भी कन्वर्ट हो सकती है, हाई में भी हो सकती है, और अगर मैटर बहुत ही उछल गया तो क्रिटिकल में भी जा सकती है। तो रिस्क आइडेंटिफाई करना चार्ट में ही जरूरी है। इस तरह की रिस्क मतलब तुमने सोचा भी नहीं होगा मैम सीसीटीवी नहीं लगाया तो ये कौन सा कंप्लायंस वायलेशन है, बट ये है, हमें पता भी नहीं था बट ये है। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क लेवल। उसके बाद हमें ऐसी प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करनी और ऐसे पीपल, लोग आइडेंटिफाई करने हैं जिससे कि वो कंप्लायंस लिंक्ड है। मतलब हमें बेसिकली किसको बताना है, किसको निकालना है? कंप्लायंस ओनर। हमें बाकायदा ओनर का नाम लिखकर आना है चार्ट में कि ये ओनर है और इस ओनर से ये पर्टिकुलर कंप्लायंस लिंक्ड है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से? पक्का? यस। वो दूसरी सोच में चले, हेलो, अरे उदयपुर। चलो नेक्स्ट, अब हमें इसमें रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज और रिस्क ट्रैकिंग भी डिसाइड करनी है चार्ट में। मतलब ये सब तो हम चार्ट में ही कर रहे हैं कि रिस्क को कम कैसे करना है, रिस्क को ट्रैक कैसे करना है, रिस्क को रिपोर्ट कैसे करना है, एवरीथिंग वी आर डिसाइडिंग इन द चार्ट इटसेल्फ। प्रोसेस आइडेंटिफाई कर ली, लॉज आइडेंटिफाई कर लिए, वी हैव रिटन द स्टेटमेंट्स एज वेल कि भाई कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, कंप्लायंस ओनर्स डिसाइड कर लिए, मॉनिटर कैसे करना है, मिटिगेट कैसे करना है, ये सब के सब हमने किस में लिख लिया है? चार्ट में। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से? यस। अच्छा, चार्ट में ये तो लिखना ही है, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी। साथ में अगर पहली वाली जो कंप्लायंस रिपोर्टिंग हुई है, प्रीवियस वाली कंप्लायंस रिपोर्टिंग, उसमें अगर कोई गड़बड़ पता चली थी तो आपको नेक्स्ट वाले कंप्लायंस चार्ट में सुधारनी पड़ेगी। याद करो, हो सकता है ऐसा, है ना? हमने पढ़ा है ना कंट्रोलिंग प्लानिंग, कंट्रोलिंग में जो गलतियां नजर आती है वो अगली प्लानिंग में सुधरती है। वैसे पुराने वाले जो चार्ट में गलतियां थी, पुरानी वाली जो रिपोर्टिंग में गलतियां पकड़ाई गई, वो अगले वाले चार्ट में सुधारी जाएंगी। करेक्ट है? तो हमें वो भी इसमें कवर करना रहेगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। और ओनर डिसाइड करना तो ठीक है, क्लियर ओनरशिप देनी चाहिए। क्लियर ओनरशिप मतलब ऐसा कि कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट की ओनरशिप सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को है। ये क्लियर ओनरशिप है क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं है। कौन सा काम कौन सा बंदा करेगा वो क्लियर ओनरशिप है। मतलब वी नीड टू क्लियरली डिफाइन कि असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की जो पोजीशन पर है वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को देखेगा, कंप्लायंस मैनेजर की जो पोजीशन पर है वो सेबी एलओडीआर देखेगा। आप सिर्फ क्लियरली नहीं बोल सकते हो कि सेबी और कंपनीज एक्ट का जो पूरा काम है वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट देखेगा। आप ऐसे वेगली नहीं बता सकते हो, क्लियरली रोल के हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो रोल पर बंदा चेंज होता जाएगा। भाई
सॉरी, मैं अगर 3 दिन काम, मैं 3 साल काम करती हूँ कोई कंपनी में, मैं छोड़ूंगी ना, बट मेरी पोजीशन थोड़ा ना बदल जाएगी, समझ रहे हो? मैं दूसरी जगह चले जाऊंगी बट सेम पोजीशन पर कोई और आ जाएगा। तो पोजीशन के हिसाब से आपको रोल डिफाइन करना है कि अगर कंपनी में कोई असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सीएस, तो पहले उसमें कौन थी? मैं थी, उसके बाद ये आ गया। तो असिस्टेंट सीएस का काम तो एक ही है ना। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किसमें करनी है? कंप्लायंस चार्ट में। क्लियर है तो बोलो। बढ़ेंगे आगे, एक बार फटाफट से इसको क्विकली रीड कर लो। इसमें से एक में भी कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर हम बढ़ते हैं आगे। साफ सफाई कर देती हूँ ताकि तुम एटलीस्ट रीड कर पाओ। अच्छा, हाईलाइटेड पार्ट नहीं दिख रहा है क्या? अरे यार, ये इसका थोड़ा दिक्कत है। इसमें दिख रहा है कि नहीं? दिख भी नहीं रहा है, उसमें भी नहीं दिख रहा है, यूट्यूब पे भी नहीं दिख रहा है। अरे पागल बच्चों, बताओ तो सही, दिख रहा है कि नहीं? तुम्हें थोड़ा ना बोल रही हूँ, यूट्यूब वाली जनता। सौमिल ने लिखा नाम नहीं ले सकते। चलो कोई बात नहीं, इसका मैं पीडीएफ, यार मैंने पीडीएफ इसका अटैच शायद नहीं किया इस वाले लेक्चर में। एक काम करते हैं, सिंपल तरीका है, इसका जो पीडीएफ है वो मैं अटैच करती हूँ, ठीक है, आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो आप लोग उसमें देख लेना, रीड कर लेना, उसमें बहुत प्रॉपरली आप पीडीएफ के थ्रू रीड कर पाओगे। ठीक है, डन डन डनाडन डन। नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। चल, चलो, तो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब आपको इसको फंक्शंस मानना हो, इंपॉर्टेंस मानना हो, फायदे मानना हो, आपकी इच्छा, ठीक है। आई एम लीविंग इट अप टू यू कि तुमको जो मानना है मानो, बट ये बेसिकली फायदे, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, व्हाई डू वी नीड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इससे क्या फायदा है। देखो यार, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो वी आर एक्चुअली गोइंग एक्स्ट्रा माइल, हम लोग ना थोड़ी ज्यादा मेहनत करें कंप्लायंस के लिए, ठीक है, अग्री करते हो? वरना आसान था, वही कैलेंडर लगाया, एनसर्कल किया और उसके हिसाब से कंप्लायंस कर दिया, ये कर सकते थे। लेकिन हम तो ज्यादा कर रहे हैं ना, हम तो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, हम तो कंप्लायंस टूल खरीद रहे हैं, हम तो आलू बना रहे हैं। आ रही क्या बात समझ में? कर रहे हैं ना मेहनत, आलू को पकने में टाइम लगता है ना, कर रहे हैं ना मेहनत। द पॉइंट इज कि हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बहुत ही सारे फायदे हैं, और वो क्या फायदे हैं वो हम इसमें देखेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग एक चीज सीखते हैं, वो है डीपीज आर्ट इज क्यूटी, ठीक है। डीपी दीपिका पादुकोण सबको पसंद होगी, कोई है जिसको नहीं पसंद? हो सॉरी दीपिका, अगर तुम मेरा लेक्चर देख रही हो। हाँ, अरे तुम्हें पसंद नहीं यार, बढ़िया डिम्पल्स पड़ते उसको तो साइड में नहीं। हे भगवान, हे भगवान, शादी हो गई तब से पसंद नहीं है। लो भाई, शादी, क्या ही बताऊं मैं, क्या ही बताऊं। देखो, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये चैप्टर, पहला चैप्टर ही ऑल दो, बट ये थोड़ा सा टिपिकल है, इतना डिफिकल्ट बाकी टॉपिक्स नहीं है, तो तुम इतना घबराओ मत। तुम्हारे चेहरे के ऐसे तोते उड़ गए ना, मतलब मैम क्या कंप्लायंस कंप्लायंस, क्या एक्टिविटीज, क्या लॉज, बार बार और एक ही बात है। बट थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जब तुम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर पढ़ोगे तब तक तुम्हें यू विल गेट द ग्रिप ऑफ द सब्जेक्ट, और उसके बाद तुम्हें सब आसान लगेगा, सब मक्खन लगेगा। बट तब तक जस्ट सिट टाइट, ठीक है, सिट टाइट मतलब
समझ रहे हो ना तुम? ठीक है, द पॉइंट इज कि हाँ लगता है ये पहला चैप्टर थोड़ा सा, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद आईसीएसआई, इतना खतरनाक चैप्टर इन्होंने पहले दे दिया है, और ये इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर है, ये पढ़ोगे तभी बाकी का समझ में आएगा। ठीक है, तो आई वॉज ऑल्सो नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस, तो तुम्हें थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ये, बट लैंग्वेज इसमें थोड़ी टफ है, इतना टफ नहीं है बाकी का सब्जेक्ट, वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, चलो, और 3-4 दिन पढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि सेम लैंग्वेज, तुम इसी लैंग्वेज में बात करना चालू कर दोगे फिर। ठीक है, तुम घर पे बोलोगे मम्मा आप पंखा बंद कर दिया करो रात में, टीवी का स्विच बंद कर दिया करो सोने से पहले, वरना रिस्क मिटिगेट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो तुम अपने आप ही वैसी बात करने लग जाओगे, बट अभी के लिए फॉर द टाइमिंग होल्ड फॉर अ वाइल। चलो, डीपीज आर्टिस्ट क्यूटी, भले ही तुम्हें नहीं पसंद दीपिका पादुकोण, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डीपीज आर्टिस्ट क्यूटी, ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे अब्रिविएशंस मैंने बनाए हैं जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण तुम्हें पता नहीं था, मुझे पता है, उसने पर्सनली बता दिया कि वो आर्टिस्ट है। ठीक है, तो उसका जो आर्ट है बड़ा प्यारा सा है। तो डीपीज आर्टिस्ट क्यूटी, डी फॉर डैशबोर्ड, पी फॉर पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ए फॉर ऑडिट, ये तो दिख रहा है। आगे आके बैठो तुम। ठीक है, हाँ, ए फॉर ऑडिट, आर फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, टी फॉर ट्रेनिंग, क्यू फॉर क्वालिटी एंड टी फॉर टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे एक एक पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब इतनी सिंपल और प्यारी तरीके से समझेंगे, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ठीक है, मतलब तुम देख ही लोगे ना अभी। यस, बहुत ही बढ़िया। हाँ, सो कंप्लायंस फ्रेमवर्क, व्हाई डू वी नीड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, व्हाई डू वी नीड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्यों आलू वगैरह पढ़ रहे हैं, क्या मिल रहा है इसको हमें पढ़ के। तो देखो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले जब हम कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं फॉलो, तो हम बनाते हैं कंप्लायंस डैशबोर्ड। तो जब भी तुम डोमिनोज वगैरह तो गए होंगे, डोमिनोज, पिज्जा हट, बेटर क्या लगता है? जनता बटी हुई है, यूट्यूब वाली जनता को क्या बेटर लगता है? मेरे हिसाब से आई थिंक वो एक 5 पेपर पिज्जा आता था, वो पता नहीं किस में आता था, वो अब तो बंद ही हो गया, शायद पिज्जा हट में आता था वो, या अभी भी आता है। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही, मतलब उससे अच्छा पिज्जा कभी बनाया नहीं है। सो सबसे पहले डैशबोर्ड की बात मैं डोमिनोज की इसलिए कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि ताकि तुम्हें भूख भूख लगे खा के बैठे हो, बट द पॉइंट इज कि जब भी तुम डोमिनोज पे जाते हो, जैसे मैं यहीं पर एक नवी पेट में एक डोमिनोज है, नवी पेट ये पेट एरिया में एक डोमिनोज है, तो मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझसे नंबर पूछा, नाम पूछा, नंबर पूछा। सबसे पहले नंबर पूछा, मैम मे आई प्लीज गेट योर नंबर, तो मैंने नंबर बता दिया। ठीक है, मेरे को पहले लगा यार ठरकी तो नहीं, मैंने नहीं यार ये तो बैठा है। ठीक है, अब उसने, मैंने उसको नंबर दिया, तो उसने बोला मैम योर नेम इज सौम्या कटारिया राइट। मतलब तुझे कैसे पता? ठीक है, स्टॉक तो नहीं कर। फिर मुझे बाद में समझ में आया, नहीं मैंने तो इंदौर वाले डोमिनोज पे नंबर दिया था, बट मैंने तो इंदौर वाले पे दिया था, इसके पास कैसे आया? सर्वर में होगा, तो ये सर्वर क्या है? MIS। और MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जैसे MIS डेटा का होता है, वैसे कंप्लायंस का डैशबोर्ड होता है, सिंपल। जैसे हमारे डेटा का, हम कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स का डेटा का जैसे MIS होता है, वैसे कंप्लायंस का डैशबोर्ड होता है। अब बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। मैं, हमारे 2 ऑफिसेज हैं, हमारी कंपनी है जिसके 2 ऑफिसेज है, एक है पुणे में और एक है बैंगलोर में। ठीक है, जब तुम बड़े होगे तुम्हें समझ में आएगा कि जितने भी IT इंजीनियर्स हैं वो पुणे बैंगलोर ही खेल रहे हैं। जो पुणे में रहता है वो स्विच करके बैंगलोर में आता है, जो बैंगलोर में आता है वो स्विच करके पुणे में जाता है, तो 2 ही जगह लोग खेल रहे हैं जा जाकर। तो हमारे भी 2 ही ऑफिस है, पुणे और बैंगलोर में। ठीक है, अब पुणे में जो ऑफिस है, हमने क्या किया वहां पर, मैं पुणे ऑफिस में काम करती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने MGT7 जो है वो फिल किया, फॉर्म को पूरा जो भी डिटेल्स होती है वो फिल की, और मैंने सोचा कि एक बार बैंगलोर ऑफिस में जो CS, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट बैठा है, उनको मैं बता देती हूँ कि भाई ये फॉर्म देख लो, है ना। तो अब मेरे पास 2 तरीके हैं, 3 तरीके इनफैक्ट।
पहला तरीका कि मैं वो फॉर्म को प्रिंट करूं, उसके बाद उसको बाय पोस्ट भेजूं, ये तो बहुत मेहनत का काम है, ठीक है, और टाइम वेस्ट, तो कौन करेगा। दूसरा तरीका है कि मैं वो फॉर्म को मेल करूं, करेक्ट है, बट वो फॉर्म बहुत हैवी होता है, मेल होने में मैं कब मेल में अटैच करूंगी, कब वो देखेगा। अच्छा, मेल्स लोग प्रॉपरली टाइम पर चेक करते नहीं है, ठीक है, तो मेल का भी ऑप्शन थोड़ा सा अवॉइड कर दे। तीसरा ऑप्शन सिंपल है, मेरे पास सेम डेटाबेस का एक्सेस है, उसके पास भी सेम डेटाबेस का एक्सेस है, मैंने यहां पर डेटाबेस पर डाला, उसने वहां पर डेटाबेस में से निकाल लिया, तो जैसा फॉर्म मुझे दिख रहा है वैसा उसको वहां दिख रहा है, कोई अपलोडिंग में टाइम नहीं लगा, कोई डाउनलोडिंग में टाइम नहीं लगा। और मैम अब वो इमीडिएटली कैसे देखेगा, मैं फोन कर दूंगी ना फटफट। आ रही क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से, पक्का है क्या। सो आई जस्ट हैव टू कॉल हिम कि यार मैंने ये डेटाबेस पर फॉर्म डाल दिया, इस पर्टिकुलर फोल्डर में चेक कर लेना। उसको डाउनलोड भी नहीं करना है, मुझे अपलोड भी नहीं करना है, मुझे कोई मेल भी नहीं लिखा है प्लीज फाइंड अटैच्ड हियर विद, कुछ भी नहीं लिखना मुझे बस फॉर्म को अपलोड डेटाबेस पर डालना है। एंड दैट माय फ्रेंड इज कंप्लायंस डैशबोर्ड। सो कंप्लायंस डैशबोर्ड, अब जो बोलने वाले ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। Compliance dashboard gives a real-time status of the compliances being done by a particular office of an organization. एक particular office पूरी कंपनी में कैसे compliances कर रहा है, कितने compliance कर रहा है, कौन से कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा है, वो सारा डेटा, उसका पूरा रियल टाइम स्टेटस आपको डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से। अगर डोमिनोज पर मैंने कोई भी, कश्मीर वाले डोमिनोज पर भी जाकर मैंने अपना नंबर डाला, सारे जितने भी डोमिनोज है उनके डेटाबेस में, उनके डेटा में मेरा नंबर ऐड हो जाएगा। वही तो खेल है ये भी, कि एक ऑफिस ने अगर कोई कंप्लायंस किया तो जितने भी ऑफिस है वहां पर अपडेट हो जाएगा कि भाई सौम्या कटारिया ने पुणे ऑफिस से ये कंप्लायंस किया है। दैट इज कंप्लायंस डैशबोर्ड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंप्लायंस डैशबोर्ड। और ये डैशबोर्ड हमें कहां मिलता है, वो कंप्लायंस टूल में। क्लियर है, बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलो, यस, यूट्यूब वाली जनता को समझ आया कि नहीं भाई। सिमरन, जेनेल, तेजस पता है क्या करता है, मैसेज लिखता है फिर डिलीट कर देता है, उसको एकदम से रिग्रेट हो जाता है कि मैंने कहीं ऐसा तो नहीं लिख दिया। सौमिल, पराग, नील, यस, ये तुम ही नील हो क्या, नहीं ना, नील लाकड़ा वाला। अरे अरे जो तुमने मैसेज किया था, अरे तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, दोनों जगह क्यों। खाने में क्या खाया जा आपने, हाँ? और ऐसा क्यों पूरे पैसे वसूलना है, दोनों जगह अटेंड करेंगे, हाँ चलो। हाँ, और अरे क्या होता है ये, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। देखो जेनल, एक बार हम पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहला, compliance dashboard, it is again the benefits of compliance framework, compliance management system। तो सबसे पहला है dashboard, it says what compliance program must provide a single enterprise wide dashboard। बात ही खत्म हो गई। डैशबोर्ड को उन्होंने एक बहुत ही प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, सिंगल एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड, पूरी कंपनी का एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिस पर हर कोई काम कर रहा है, वो क्या हो गया, कंप्लायंस डैशबोर्ड फॉर ऑल यूजर्स। यूजर्स मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज जो इस डैशबोर्ड को यूज करते हैं टू ट्रैक इन ट्रेंड कंप्लायंस इवेंट्स। तो जहां पर कंप्लायंस हो रहा है वो अपडेट करना, और कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ है उसको ट्रैक करना, ये दोनों काम उस डैशबोर्ड पर कर सकते हैं। क्लियर है सबको। ऑल कंप्लायंस इवेंट शुड बी इजीली व्यूड इंटरएक्टिवली। इंटरएक्टिवली क्यों भाई, क्योंकि मैं पुणे ऑफिस में, दूसरा सेक्रेटरी ऑफिसर दूसरे बैंगलोर ऑफिस में, हम लोग कैसे इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, जस्ट बाय थ्रू दैट पर्टिकुलर डैशबोर्ड। एक ही डेटाबेस है, तुझे भी उस पर काम करना, मुझे भी उस पर काम करना है। इनफैक्ट इट एनकरेजेस कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर। ऐसा नहीं है कि वो बड़े पोजीशन पर है तो उसको कोई दूसरा डैशबोर्ड दिया है और मैं छोटी पोजीशन पर हूं मुझे कोई दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको एक ही डैशबोर्ड दिया है, सबको एक ही जगह एक साथ काम करना है।
क्लियर है सबको? इनफैक्ट सबसे खास बात, मतलब इसकी सबसे गजब बात मैं बताऊं, अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा, डेटा मांगेगा, इंटरनल ऑडिटर आएगा, डेटा मांगेगा, सेक्रेटरी ऑडिटर आएगा, डेटा मांगेगा, कंप्लायंस ऑडिटर भी तो अगर ऑडिट करता है वो भी डेटा मांगेगा। आपको क्या करना है? डैशबोर्ड का एक्सेस देना है। एक्सेस देना मतलब आईडी पासवर्ड देना, बात ही खत्म। सिंपल है ना? एक्सेस कैसे दोगे? लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दोगे। तो आपके लिए काम कितना आसान हो गया। आपको अलग से प्रिंट निकाल निकाल के नहीं देना है उसको जाके। उसने डेटा मांगा, उसने मेरे को एक चेकलिस्ट हाथ में थमा दी, मैम हमें ऑडिट करना है आपकी कंपनी का, आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, आप हमें एनुअल रिटर्न दो, आप हमें मिनट्स दो, नोटिस दो, एजेंडा दो, ये सारी चीजें आप हमें दो लाकर। मतलब ठीक है, आपको ये चाहिए ना, आधे घंटे का टाइम तो आपको एक्सेस देती हो, आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ये है कंप्लायंस डैशबोर्ड। सो जनरल टू सॉल्व इट आउट, आपका डैशबोर्ड क्या होता है? बेसिकली एक सिंगल एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म होता है। पूरी कंपनी में एक ऐसा MIS होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर कॉमन डेटा अपलोडेड रहता है। अगर आपके पास उसका आईडी पासवर्ड है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब हमारी जो दुनिया है, हमारे यहाँ जो जितने भी कंट्रीज है, वहां पर एक बहुत ही प्यारे लोग रहते हैं जिनका नाम है इंजीनियर्स, और वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो उनके पास ये पावर भी है और ये टैलेंट भी है कि वो लोग डेटाबेस का एक्सेस कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब फिनेंस डिपार्टमेंट का डेटाबेस लिमिटेड रखेंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का डेटाबेस लिमिटेड रखेंगे, तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को जो डेटा दिखेगा वो फिनेंस वालों को नहीं दिखेगा। तो मैम अगर ऑडिटर आया तो उसको कंपनी की सारी सीक्रेट्स नहीं पता चलेंगे, हम उसको उतना ही एक्सेस देंगे जितना हम चाहते हैं, पर आसान तरीके से। आईडी पासवर्ड देंगे, उसका एक अलग से फोल्डर बनाएंगे, उसमें उसका पूरा डेटा डाल देंगे, आधा घंटा लगेगा उसमें, उसका पूरा डेटा डाल देंगे और उस पर्टिकुलर फोल्डर का आईडी पासवर्ड दे देंगे, बात ही खत्म। तो सीक्रेट्स भी सेव हो गए, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, टाइम सेव हो गया। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। ये फायदा है कंप्लायंस डैशबोर्ड का। क्लियर है? बहुत अच्छे से। सभी को समझ में आया तो बोलो हाँ। सभी को? हाँ, इतना जोर से बोलो हाँ, उसे तो खाना भी नहीं खाया देखो। हाँ चलो, दूसरा मेन फायदा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, अरे इसको क्या हो गया? चलो, दूसरा फायदा है कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें बनाना, ऐसी गाइडलाइंस बनाना, ऐसे रूल्स बनाना जिसको हमें फॉलो करना है। करेक्ट है? तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि हवा में पॉलिसीज बना रहे, छोटू तू जरा तू ये कर लेना, ए छोटी तू जरा तू ये कर लेना, ऐसे नहीं। बकायदा डॉक्यूमेंट पर पॉलिसी लिखना है और सबको प्रोवाइड करनी है। करेक्ट है? और ये पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस से रिलेटेड। आ रही के बात समझ में? तो व्हाट आर वी सपोज टू डू इज, कंप्लायंस से रिलेटेड हमें पॉलिसी और प्रोसीजर बनाकर रखने हैं और वो हमें चार्ट में अपलोड करना है। और ये जब हम पॉलिसी प्रोसीजर बनाते हैं तो हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दैट इज व्हाई इट इज द बेनिफिट ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है? सो अ वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये मैनेजमेंट सिस्टम हटा दो वाले, अ वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट forms the basis of managing the entire policy and entire compliance process of the company. प्रोग्राम अच्छा बनाओगे, पॉलिसी अच्छी बनाओगे तो कंप्लायंस अच्छे से होगा। सिंपल है। अभी टाइम टेबल अच्छे से बनाओगे तो पास अच्छे से होगे। वर्क्स द सेम वे, राइट? ensuring that the policies are in conformity with the ever changing rules. अब देखो, जैसे अभी बीच में GST आया था, है ना, मैं नहीं यार, मैं तो एक्साइज ही पे करूंगी, मेरी इच्छा। कंपनीज एक्ट 2013 आया, नहीं, मैं तो 1956 के ऊपर तो जाऊंगी नहीं, मेरी इच्छा। तो ऐसे नहीं कर सकते आप। एवर चेंजिंग रूल्स, बाहर दुनिया में लॉ बदल रहा है तो आपको अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी अपनी बदलनी पड़ेगी। आप मस्ती नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते कि मैं पॉलिसी नहीं बदलूंगी। सो पॉलिसी बनाओ, बाकायदा रिटन पॉलिसी बनाओ, छोटू को बुला बुला के पॉलिसी मत सुनाओ। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाओ और पॉलिसी किसके हिसाब से बनाओ? द रूल्स दैट आर चेंजिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड।
क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? तीसरा है एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है, आप जो भी पॉलिसीज यहां पर बना रहा है ना, आप उसको एक्सेस दो कि उसको बाहरी दुनिया का पता हो कि बाहर क्या हो रहा है। अगर उसको बाहर का पता होगा तब जाकर तो अपने अंदर की पॉलिसीज बदलेगा, और वो पॉलिसीज विल मैच विद द आउटसाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, एक ऐसा बंदा होना चाहिए कंपनी में जो सबको चेंजेस अपडेट कर सके। जैसे जनरली ये कंपनी, ये जो R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, या हर डिपार्टमेंट में भी एक ऐसा बंदा होता है जो बाहर अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो अंदर कंपनी में उसका एक PDF बनाता है, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाता है और वो अपनी टीम में भेजता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो टीम का हेड होगा, कंप्लायंस ओनर होगा, वो पॉलिसीज में चेंजेस करेगा। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का है? यस, ठीक है। सो व्हाट दे जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज दैट एक बंदे के पास ना ऐसा एक्सेस होना चाहिए कि मैं हूं कंपनी में या मैं इस डिपार्टमेंट में हूं, मैं जितने भी बाहर चेंजेस हो रहे हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड लॉस चेंज होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, किसी भी चीज, अरे आए दिन कोई भी प्रोडक्ट बैन हो जाता है अपनी कंट्री में, अब वो फैक्ट्रीज क्या करेंगी बेचारी? करेक्ट है? तो आपको अवेयर होना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली विल मेक चेंजेस इन द पॉलिसीज। तो जो हमने ऊपर पढ़ा कि पॉलिसी प्रोसीजर बाहरी दुनिया के हिसाब से बनाओ, तो नीचे हमने पढ़ा कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो अपडेट करे कि बाहर क्या चल रहा है। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। इनफैक्ट वो ये बोलना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स को प्रोएक्टिवली नोटिफाई करो ऑन ईमेल बेस्ड कोलैबोरेशन, ऐसा कि बकायदा जो चेंज आए बाहर ईमेल कर दिया, जो बाहर चेंज आए अपने यहां पर आकर ईमेल कर दिया। कितना आसान होगा? अरे अरे गुस्सा मत करो यार। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? ये तो घर चली गई थी ना, वापस आ गई आज? 9 बजे है। ओ चलो, नेक्स्ट इज कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट का सिंपल है यार, कंप्लायंस ऑडिट सिंपल है, चार्ट है, एडवाइजरी है, स्कोर कार्ड है, वो तो उनके पास है ही। ऑडिटर आएगा, उसको बस इतना बोला है कि तू जितना भी कंप्लायंस हो उसका तू ऑडिट कर लेना, जितना भी नॉन कंप्लायंस हो उसका तू ऑडिट कर लेना, एक रिपोर्ट बनाकर तू सबमिट कर देना। तो बेसिकली कंप्लायंस ऑडिट जनरली बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल्स में, जैसे क्वार्टरली इंटरवल्स में हो गया, हाफ ईयरली इंटरवल्स में हो गया, ऐसे होता रहता है। और आपको सिर्फ नॉर्मल ऑडिट करना है, नॉर्मल चेकिंग। ऑडिट क्या होता है? चेकिंग, चेक ही करना है कंप्लायंस हुए या नहीं हुए। पर यहां पर ऑडिट सिर्फ एक्सटर्नल लॉस का नहीं होता है, इंटरनल पॉलिसीज का भी ऑडिट होता है। वरना तो सेक्रेटरी ऑडिट करा लेते ना, कंप्लायंस ऑडिट क्यों करवा रहे हैं? मेक सेंस, राइट? तो हम लोग यहां पर इंटरनल पॉलिसीज और एक्सटर्नल लॉज दोनों का ऑडिट करेंगे। क्लियर है? एक स्टूडेंट बोल रहा है मैम आज लग रहा है प्रोफेशनल में आया है ये पढ़ने के बाद। चलो, क्लियर है? यस, ठीक है। बस लास्ट 3 थिंग्स एंड देन विल बी डन ना। नेक्स्ट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखो, एक तो होता है कंप्लायंस करो और एक होता है क्वालिटी कंप्लायंस करो। एक होता है कुरकुरे बनाओ और एक होता है लेस बनाओ। समझ में आ गया डिफरेंस? ठीक है, एक होता है कंप्लायंस करना है, हाँ MGT7 फाइल हो रहा है धीरे धीरे लेट फीस के साथ, क्या है बहुत पैसा है कंपनी के पास, किसको जाकर देगी, अपने साथ ऊपर लेके जाएगी क्या? नहीं नहीं, हम तो ROC को एक्स्ट्रा पैसे दो। ठीक है, ये होता है कंप्लायंस किया तो सही बट क्वालिटेटिव नहीं था। और एक होता है क्वालिटेटिव कंप्लायंस, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा कंप्लायंस, एक्स्ट्रा कंप्लायंस करना, मोर देन विच इज नेसेसरी। ठीक है, टाइम पर फॉर्म्स फाइल करना, रिपोर्ट्स में सारी इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, जैसे बोर्ड रिपोर्ट है तो उसमें डायरेक्टर से जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड होती है वो देना, है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रॉपर इंडिपेंडेंस फॉलो करना, ऑडिटर का प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना, वो होता है क्वालिटी कंप्लायंस। तो कंप्लायंस मत करो, क्वालिटी कंप्लायंस करो। और क्वालिटी कंप्लायंस करने के लिए आपको एम्प्लॉय को ट्रेन तो करना पड़ेगा ना। जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि क्वालिटी कंप्लायंस होता कैसा है, वो करेगा कैसे? करेक्ट है। बहुत बार ऐसा होता है, एम्प्लॉय आया कंपनी में, ठीक है, मस्त तैयार वैयार होके, आज तक एकदम ऐसे बाल वाल तेल वेल करके, ठीक है, शेव वगैरह करके, लड़का है लड़की एकदम तैयार वैयार होके ही बस, है ना। अब
तो हुआ यहाँ लड़की ने नहीं किया शेव, मुझे पता था तुम्हारा दिमाग उधर चल रहा है। चलो, तो ये हुआ। अब पहला दिन है उसका, बहुत एक्साइटेड है, आज तो मेरा खुद का ऑफिस होगा, ऑफिस मतलब मेरा खुद की डेस्क होगी, यहाँ पर मेरे सामने लैपटॉप रहेगा, मुझे बहुत सारा काम मिलेगा। स्टार्टिंग के 1 महीने 2 महीने इतना अच्छा लगता है ना ऑफिस, ऐसा लगता है वाह कितना मस्त है। तो ठीक है, मतलब यही तो मैं चाहता था। लोग पता नहीं क्यों 9 to 5 जॉब को इतना वो बोलते हैं, ये तो कितना अच्छा है, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं यहाँ पे। मैंने 5 बार ब्रेक लिया, मैं चाय पीने गई, मैं वॉशरूम गई, मैं इधर उधर घूमने चली गई, मेरे को सर ने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, वो तो बाद में समझ में आता है। ठीक है, तो ठीक है, तो स्टार्टिंग के, आई होप मेरे वो पुराने फॉर्मर एम्प्लॉयर सुन नहीं रही है ना। नहीं नहीं, बहुत ही। सौमिल बोल रहे लड़की भी करती है शेव, मुझे पता था ये मुद्दा बन चुका है। चलो, तो द पॉइंट इज कि अब जब मैं वहां पर गई तो उन्होंने स्टार्टिंग के 2 महीने तो मुझे बिल्कुल अच्छे से, एकदम नई नई लड़के की शादी हुई है, लड़की की शादी हुई, बिल्कुल वैसे एकदम ट्रीट किया। ठीक है, बाद में 2 महीने बाद उन्होंने काम मुझ पर ऐसे बिल्कुल फेंका, प्रॉपर काम फेंका उन्होंने, है ना। तो इफ आई वॉज ट्रेन्ड इन दैट वर्क, जो भी काम मुझे उन्होंने दिया, अगर मैं उस पर ट्रेन थी प्रॉपर तरीके से, तो मैं वो काम क्वालिटेटिवली करके दूंगी। बट अगर उन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं वो काम, और मुझे पूछ पूछ के करना पड़ रहा है कि सर ये बता दो कैसे करना है, वो बता दो कैसे करना है, मैं कभी उसे क्वालिटेटिवली नहीं कर पाऊंगी। आप पहले मुझे उस चीज की ट्रेनिंग दो, फिर मुझसे एक्सपेक्ट करो दैट आई विल गिव यू क्वालिटी, I'll deliver a qualitative work to you. But if at all you're not giving me any kind of training, आप कुछ नहीं सिखा रहे हो मुझे, और फिर उसके बाद बस मैं पूछ पूछ के कर रही हूँ, मैं कभी क्वालिटेटिव काम नहीं कर पाऊंगी। द पॉइंट इज कि अगर आप चाहते हो क्वालिटेटिव कंप्लायंस हो, तो उसके लिए आपको क्वालिटेटिव ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग के लिए ऐसे नहीं हवा में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे, बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाए। जैसे तुम्हारा ईडीपी होता है ना, अलग से प्रोग्राम, अलग से एक प्रोग्राम होता है, वैसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। आखिरी और बिल्कुल आखिरी वो है कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, ये कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस डैशबोर्ड, ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कैसे इंटर रिलेटेड है देखते हैं, अगर ये हमें देखने दे तो। अभी दिख रहा है तुमको? दिख रहा है तुमको? ये तुमको वहां से दिख रहा है? मस्त चिल करने आया ना तुम लोग। चलो चलो, so the company must create a plan to manage and report status of all compliance related activities from the centralized database। बात तो बार बार वही आ रही है, कॉमन डैशबोर्ड हमने बनाया, सेंट्रलाइज डेटाबेस। तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, हमने सेंट्रलाइज डेटाबेस बना लिया, पहला पॉइंट। हमने पॉलिसी प्रोसीजर बना ली, दूसरा पॉइंट। हमने पॉलिसी प्रोसीजर में जो बार बार चेंजेस करने बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर चेंजिंग आउटसाइड, उसके हिसाब से हमने यहां पर भी चेंजेस कर लिए, तीसरा पॉइंट, एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो करने के बाद हमने ऑडिट भी करवा लिया, हमने ऑडिट करवाने के बाद क्वालिटी भी दे ली, ट्रेनिंग भी करवा दी, सब हमने इतना सब करवा दिया। अब टाइम है टास्क को चेक करने का। आ रही बात समझ में? मतलब अब इस सब के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद अगर कोई नॉन कंप्लायंसेस है, तो अब टाइम है कि नॉन कंप्लायंसेस टाइमली उस डैशबोर्ड पर रिपोर्ट करो, दैट इज टास्क मैनेजमेंट। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो भी कंप्लायंसेस हो रहे हैं उसका स्टेटस आप टाइमली बेसिस पर उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे डालो, ऑटोमेटेड अपडेट्स होनी चाहिए। एक बार ये हुआ, मैं ये सच में हुआ था कि जिस कंपनी में मैं काम करती थी उसका एक ऑफिस इंदौर में था और एक मुंबई में था। तो मुंबई वाले ऑफिस में रेड पड़ गई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि रेड पड़ी, जैसे ही वहां पर हुआ वैसे ही यहाँ पर MIS पर अपडेट कर दिया कि सो एंड सो ऑफिसर्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड द प्रेमिसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो हमको फटाफट से ऑटोमेटिकली ये मिल गया। तो हमें जो जो भी चीजें छुपानी थी, जो भी चीजें हमें नहीं दिखानी थी, नहीं बतानी थी, हमने फटाफट से उनको जला दिया, बंद कर दिया, जो भी हाइड कर दिया। आ रही क्या बात समझ में? रियल टाइम ऑटोमेटिक अपडेट्स, ठीक है। अच्छा, ये तो मैनुअल अपडेट थी, ऑटोमेटिक कैसे होगी? अगर मुंबई ऑफिस में कोई चार्ट पे या स्कोर कार्ड पे कोई भी इंफॉर्मेशन डालेगा तो इधर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, राइट?
दैट इज कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट। क्लियर है तो बोलो, जोर से बोलो, क्लियर है, डन है, यस। मैम आपके नोट्स इजी लैंग्वेज में है या मॉड्यूल की लैंग्वेज में? मिक्स्ड है यार, मिक्स्ड है। देखो मॉड्यूल की लैंग्वेज तो काफी सारी कवर्ड है इसमें, क्योंकि आपको काफी कुछ आंसर्स उसी प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखने हैं, बट देन यस कंपेरेटिवली मैंने उसको ईजियर तरीके से प्रेजेंट करके डाला है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों को इतना तो याद करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें हर जगह से लड्डू खाना है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, यस, डन। तो क्या हम आज की सभा समाप्त कर सकते हैं? यस। सो दिस वाज द लास्ट सेशन ऑफ डीडी, लास्ट फेस टू फेस सेशन ऑफ डीडी एंड लास्ट ऑनलाइन सेशन ऑफ डीडी। अब हम लोग ऐसे तो कभी लाइव या फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे डीडी के लिए, बट अदर देन दैट अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट्स हो, सो देयर इज अ नंबर दैट इज रिटन ओवर हियर, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग इस पे डायरेक्टली अपना जो डाउट है वो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अदर देन दैट आई विल बी क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो ड्राइव लिंक वाले हैं, ठीक है। तो ड्राइव लिंक वालों के ग्रुप्स बनेंगे, तो आप लोग उस पर भी डाउट्स पूछ सकते हो। उस पर पूछोगे तो इफ अदर स्टूडेंट इज अवेयर अबाउट दैट डाउट, उसको आंसर आता होगा तो वो भी क्लैरिफाई कर पाएगा, ठीक है। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दोज ग्रुप्स, ठीक है, डन। तो क्या हम सभा को समाप्त कर सकते हैं? यस, ठीक है। क्या हमारे पास ऑप्शन है? नीलम सर आ गए, ठीक है, चलो भाई। सो आई विल सी यू टुमारो फॉर ड्राफ्टिंग। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंजॉय योर सेशन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइज, यस।